नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया न्यूज हेडक्वार्टर का। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटे बाद अमेरिका पहुंचने वाले हैं, जहां वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वॉशिंगटन के ठंडे मौसम में होने वाली यह मुलाकात दो पुराने दोस्तों की दोस्ती में नई गर्माहट लाने वाली होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की इस मुलाकात पर दुनिया की नजर है, क्योंकि इसे भारत और अमेरिका की मजबूत साझेदारी में मील का नया पत्थर जोड़ने वाली मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 1-to-1 बात में 5 बड़े मुद्दे उठ सकते हैं। इनमें टैरिफ का नंबर पहला रह सकता है, जिसे लेकर ट्रंप लगातार बयान देते रहे। दूसरे नंबर पर फार्मा सेक्टर हो सकता है, क्योंकि भारतीय फार्मा अमेरिकी हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री, वीजा और एआई पर भी बात हो सकती है। जब इन मुद्दों पर बातचीत होगी तो अमेरिका इस बात का ख्याल जरूर रखेगा कि चीन को जवाब देने के लिए भारत को जितनी जरूरत अमेरिका की है, अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शरद पवार के हाथों सम्मानित करने को लेकर बवाल मच गया है। महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव गुट ने शरद पवार पर निशाना साधा है। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में मंगलवार को शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। इसकी गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई दी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने शरद पवार के इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें शरद पवार से ये उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि गुगली डालने वाले शरद पवार खुद हिट विकेट हो गए। दरअसल कल के कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि कई लोग शरद पवार की राजनीति गुगली को समझ नहीं पाते हैं। शिंदे ने कहा कि पवार ने मुझे कभी गुगली नहीं फेंकी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो भविष्य में भी मुझे गुगली नहीं फेंकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाने वाले फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों के ऐलान पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। देखिए रिपोर्ट। शहरी इलाकों में बेघर लोगों को घर दिए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि लोगों को मुफ्त राशन और पैसे मिल रहे हैं, इसलिए अब वो काम नहीं करना चाहते। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे? मुफ्त सुविधाओं की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं है। लोगों को मुफ्त राशन और बिना काम पैसे मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या लोगों को मुख्य धारा के समाज का हिस्सा बनाना बेहतर नहीं होगा? इस मामले में सुनवाई अब 6 हफ्ते बाद होगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर ऐतराज किया था। तब कोर्ट ने कहा था कि इस तरह मुफ्त राशन कब तक बांटा जा सकता है? सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही? आप विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली और यूपी से लेकर राजस्थान तक छापे मारे जा रहे हैं। वहीं अमानतुल्लाह खान ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बताने का भी दावा किया है, लेकिन पुलिस सूत्र ऐसी किसी भी चिट्ठी मिलने से इनकार कर रहे हैं। ओखला विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले अमानतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस कई राज्यों की खाक छान रही है। लोकल इंटेलिजेंस के अलावा टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अमानतुल्लाह खान दावा कर रहे हैं कि वो भागे नहीं है, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ही है। आप विधायक ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बताया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई थी उसकी पहले ही बेल हो चुकी है। जब उसने पेपर दिखा दिया तो पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि चिट्ठी लिखने की बजाय कानून के सामने आकर अपनी बात रखें। देखिए, अमानतुल्लाह खान कोई पहली बार विवाद में नहीं है। बार बार कानून का उल्लंघन करना उनके चरित्र में, वो आपराधिक चरित्र के आदमी है। और जो काम उन्होंने किया है कि एक हत्या के आरोपी को, जिस पर कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस उस ऑर्डर को तामील कराने गई और उन्होंने उसे भगाया ही है, कोशिश नहीं कि भगाया ही है, तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। उधर बिहार के मुंगेर जिले में बालू माफिया ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया।
बालू माफिया का पीछा कर रही पुलिस टीम पर पथराव किया गया और फायरिंग भी की गई। बालू माफिया के हमले से बचने की कोशिश कर रहे ये बांका जिला के बेलहर थाने की पुलिस है, जो बदुआ नदी से अवैध तरीके से बालू निकालने वालों का पीछा करते करते मुंगेर में संग्रामपुर के चकवारा गांव पहुंची थी। यहां बालू माफिया के गुर्गों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की, तो जवाब में बेलहर पुलिस ने भी गोली चला दी। दो गाड़ी यहाँ पकड़ाया था। चकवारा जो आप टी पॉइंट देख रहे हैं, जहाँ लोग बालू डंप करके रखते हैं, वहाँ पहुँचे हुए थे। हम लोग गाड़ी को पकड़े हुए थे, तो ग्रामीण सब जुट गए। इन लोग की तरफ से रोड़ेबाजी जब होने लगा तो इन लोग ने भी फायरिंग किया, तो जवाबी कार्रवाई हुई है। इधर से भी पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई। बालू माफिया और पुलिस के बीच फायरिंग की खबर मिलते ही मुंगेर और बांका जिलों के कई थानों की पुलिस चकवारा गांव पहुंच गई। इसके बाद हालात तो काबू में आ गए, लेकिन बालू के अवैध धंधेबाज पुलिस के हाथ नहीं आए, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। और 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे है, लेकिन कुछ संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। ये वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने वालों को डंडा दिखाकर धमकी दे रहे हैं। ये सागर के सिविल लाइन में बना पहलवान बाबा मंदिर का अहाता है, जहां पंडित पुरोहित मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और पूरे विधि विधान से डंडे को सरसों का तेल पिलाया जा रहा है। खुद को शिवसेना का कार्यकर्ता बताने वाले लोग इसे दंड पूजन समारोह बता रहे हैं और वैलेंटाइंस डे मनाने वालों के खिलाफ धमकी वाले नारे लगा रहे हैं। बिट्टू सोना के नाम तोड़फोड़ की धमकी जारी करने वाले इन लोगों का दावा है कि वैलेंटाइंस डे के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। ब्राह्मण जनों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डंडों की पूजा की है। शिवसेना 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का पुरजोर विरोध करते हुए अश्लीलता की होली शिवसेना संगठन सिविल लाइन चौराहे पर जलाएगी। इनका कहना है कि वैलेंटाइंस डे के खिलाफ इस महीने की शुरुआत से ही मुहिम चला रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना गैर कानूनी है? अगर ये गैर कानूनी नहीं है, तो वैलेंटाइंस डे मनाने वालों को धमकाने वालों के खिलाफ क्या सरकार और प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? और अब खबर उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां कुत्ते को लेकर विवाद हो गया और पड़ोसियों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में कई लोगों को गंभीर चोट भी आ गई है। मऊ का छोटी कमरिया मोहल्ला जंग का मैदान बन गया। पड़ोसी लाठी डंडे और हथियार लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इस घटना में 9 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें वाराणसी रेफर किया गया है। दरअसल जयराम चौहान का कुत्ता उनके पड़ोसी के घर में घुस गया। आरोप है कि पड़ोसियों ने कुत्ते का पैर तोड़ दिया। जब जयराम पूछने गए तो पाटीदारों ने उन पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इसके बाद जयराम के घरवाले भी लाठी डंडे और हथियार लेकर पहुंच गए और मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घायलों का बयान दर्ज कर वो आगे की कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर में एक गाड़ी ने बीच चौराहे पर पुलिस वाले को टक्कर मारी। ड्राइवर ने इसके बाद भी गाड़ी नहीं रोकी। वो भागने के चक्कर में गाड़ी में फंसे पुलिस वाले को 25 फीट तक घसीटता चला गया। शहर के बाहरी इलाके बहोडापुर में जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय हवलदार राकेश शर्मा सुबह की गश्त पर थे और चौराहे पर टहलते हुए फोन पर किसी से बात कर रहे थे। इस दौरान एक 7 सीटर कार उनके बगल से गुजरी। इसके बाद राकेश शर्मा जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ते हुए दुकान की तरफ बढ़े, माल ढुलाई करने वाली एक छोटी गाड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ी। जब तक राकेश संभलते, गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की जगह उसकी रफ्तार बढ़ा दी और राकेश शर्मा गाड़ी के साथ करीब 25 फीट तक घसीटते चले गए। यह पूरा वाकया यहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गंभीर रूप से घायल पुलिस वाला काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। बाद में लोगों ने पुलिस को खबर दी, तब उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश करने की कोशिश कर रही है। अपने छोटे बेटे जीत अदानी और दीवा शाह की शादी के बाद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने नवदंपति को समाज की बेहतरी का जीवन मंत्र दिया। इस मौके का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें जीत दीवा साथ साथ बैठे हैं और गौतम अदानी उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं।
इस मौके पर गौतम अडाणी ने बेटे को उनकी जिंदगी में मां प्रीति अडाणी का योगदान याद दिलाया तो मां ने बेटे पर ममता भरा हाथ रख दिया। इस मौके पर गौतम अडाणी ने कहा कि जीत और दीवा की शादी सिर्फ खुशी का मौका भर नहीं है, ये नई शुरुआत का प्रतीक होगा। This wedding is not just a moment of joy, it will also mark the beginning of many initiatives that will uplift the lives of countless underprivileged individuals. I pray that the love they share remains rooted in generosity, responsibility, and the desire to create a positive change. गौतम अडाणी के छोटे बेटे जीत अडाणी और हीरा व्यापारी जैमिन शाह की बेटी दीवा शाह की शादी 7 फरवरी को हुई। इस मौके पर गौतम अडाणी ने 10,000 करोड़ रुपए दान किए। इंदौर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इंदौर के बाणगंगा इलाके में आज सुबह प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस समय आग लगी इस फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। लपटे देख सभी लोग अपनी जान बचाकर बाहर भागे। शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया, लेकिन जब आग बेकाबू हो गई तो फौरन फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। हमारे को सूचना मिली कि टिगरिया बादशाह प्रोग्रेसिव पार्क के यहाँ आग लगी है। हमने सूचना मिलते से ही 2 गाड़ियाँ रवाना कर दी थी और जैसे ही हमने रास्ते में देखा कि धुआं ज़्यादा निकल रहा है तो 2 गाड़ियाँ और बुलवाई। आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम ने फैक्ट्री का शेड गिराने के लिए जेसीबी मशीन भी मंगाई। जिस इलाके में आग लगी वहां आसपास कई केमिकल और अन्य फैक्ट्रियां हैं। इसे देखते हुए आग पर जल्द काबू पाना जरूरी था। और आज माघ पूर्णिमा है और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा है। पावन डुबकी लगाकर पुण्य हासिल करने वालों की भीड़ इतनी है कि प्रयागराज में तिल रखने की जगह भी नहीं है। आज सुबह श्रद्धालुओं के सम्मान में हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। संगम में स्नान के बाद संतों ने त्रिशूल लहराकर अपनी खुशी जाहिर की। संगम के 15 किलोमीटर के दायरे में श्रद्धालुओं की भीड़ है। ऐसे में किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बेहतर किया गया है। मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। लोगों को पार्किंग से मेला क्षेत्र तक लाने के लिए शटल बसें चलाई जा रही हैं। इसके बाद भी ज्यादातर लोगों को संगम तक पहुंचने के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। संगम पर भीड़ न बढ़ जाए, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लोगों को लगातार आगे बढ़ने को कह रहे हैं। क्राउड कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। महाकुंभ में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए लखनऊ में सीएम हाउस में वॉर रूम एक्टिव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुबह 4 बजे से सीनियर अफसरों के साथ महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और प्रयागराज में कोटा के एक ज्वेलर ने महाकुंभ में अपनी सेवा देने वालों के लिए खजाना खोल दिया। इस ज्वेलर ने सेवादारों के बीच चांदी के सिक्के बांट दिए। चांदी के सिक्के गलत हाथ में ना जाएं, असली हकदारों को ही मिले, इसलिए ज्वेलर ने खास इंतजाम किया। सेवादार जिस जगह काम कर रहे थे वहीं पहुंचकर उनकी मेहनत को सलाम किया, उनका हौसला बढ़ाया और चांदी का सिक्का भेंट कर दिया। कोटा के ज्वेलर बल्लभ मित्तल ने जिन लोगों को सिक्के बांटे उनमें सिक्योरिटी गार्ड से लेकर पुलिस वाले, सफाई करने वाले, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और मेंटेनेंस का काम करने वाले मजदूर तक शामिल हैं। महाकुंभ के लोगों वाले ये सिक्के अलग अलग जगह से पहुंचकर महाकुंभ क्षेत्र में डेरा जमाए साधु संतों के बीच भी बांटे गए। वल्लभ मित्तल कोटा के तलवंडी इलाके में वल्लभम सराफा के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 5 फरवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। इसके बाद से ही वो महाकुंभ के आयोजन में योगदान करने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चांदी के 10,000 सिक्के बांट दिए। बत्तीस साल से राम मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आचार्य सत्येंद्र दास नहीं रहे। लखनऊ में 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद से लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए अयोध्या में उनके आश्रम सत्यधाम गोपाल मंदिर में रखा जाएगा। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आचार्य सत्येंद्र दास का जन्म अयोध्या से 98 किलोमीटर दूर
संत कबीर नगर जिले में 20 मई 1945 को हुआ था। बचपन से ही वो अयोध्या के संत अभिराम दास जी से काफी प्रभावित थे और 13 साल की उम्र में संन्यास लेकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगे थे। अभिराम दास ने 1949 में राम जन्मभूमि के गर्भगृह में प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्तियां प्रकट होने का दावा किया था। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, उस वक्त सत्येंद्र दास ही रामलला की मूर्ति गोद में लेकर भागे थे। पिछले 32 साल से वो टेंट से लेकर भव्य राम मंदिर में विराजने तक रामलला के मुख्य पुजारी की भूमिका निभाते रहे। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया और एक्स पर लिखा कि आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुपर पावर अमेरिका पर एक बार फिर बर्फीली आंधी की मार पड़ी है। मध्य अटलांटिक राज्यों में आए इस कुदरती आफत का सबसे ज्यादा असर वर्जीनिया और वेस्ट वर्जीनिया पर दिखा, जहां सड़कों पर बर्फ की 10 इंच मोटी परत जम गई। नतीजा यह हुआ कि कई जगह गाड़ियां फिसलकर एक दूसरे से टकरा गई और कई लोग घायल हो गए, लेकिन बाद में हालात संभाल लिए गए। रास्तों से बर्फ हटाने के लिए तैनात टीमों का एक्शन शुरू हो गया। दक्षिण पश्चिम वर्जीनिया में सबसे भारी बर्फबारी हुई, जिसके चलते बिजली गुल हो गई। हालात को देखते हुए गवर्नर ग्लेन यांगिक ने आपातकाल का ऐलान कर दिया। इसके बाद स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए। लोगों को बेहद जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी गई, लेकिन रास्तों पर गाड़ियां दौड़ती दिखी। वॉशिंगटन डीसी में भी भारी बर्फबारी को देखते हुए दफ्तरों से लोगों को छुट्टी दे दी गई है। बाल्टीमोर और उसके आसपास भी स्कूल जल्द बंद कर दिए गए। वेस्ट वर्जीनिया, वर्जीनिया और टेनेसी में 10 लाख घरों में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी ने कहा है कि उसे हालात काबू करने के लिए दूसरी कंपनियों से 700 अतिरिक्त कर्मचारी हायर करने पड़े। तो अमेरिका में एक तरफ बर्फीला तूफान है तो दूसरी तरफ आग भी उसकी परेशानी बढ़ा रही। टेक्सास के एल पासो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। आग इतनी भीषण थी कि अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर वाले इस शहर के ऊपर काले धुएं का गुबार छा गया। आग इतनी भीषण थी कि बिल्डिंग की दीवारें और छत ढह गई। इसके बाद बिना कोई देर किए फायर ब्रिगेड के 100 से अधिक लोग आग बुझाने में जुट गए। अधिकारियों ने कहा कि दोपहर तक आग पर काबू पा लिया गया। यह हादसा एल पासो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हुआ, लेकिन आग से उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़ा। बताया गया कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो सन मेट्रो बायसेंटेनियल काउंसिल ट्रांजिट ऑपरेशन सेंटर है। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में अधिकारियों ने कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जिस समय बिल्डिंग में आग लगी उस समय इमारत में कितने लोग थे इसका भी पता नहीं चल पाया है। और दुनिया भर में इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की चर्चा होती रहती है। अब भारत के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने भी आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसे नाम दिया गया रक्षा कवच, जो देश के मिलिट्री एसेट्स की सुरक्षा करेगा। डीआरडीओ ने स्वदेशी रक्षा कवच बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2025 में पेश कर दिया। डीआरडीओ का रक्षा कवच एक अत्याधुनिक मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ये खतरों का पूर्वानुमान लगाकर तुरंत रिएक्ट करता है। इसकी सैटेलाइट बेस्ड निगरानी प्रणाली टूही, UAVS एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस होगी। ये ड्रोन का पता लगाने, उन्हें रोकने और नष्ट करने में भी सक्षम है। हल्के वजन वाले टॉर्पीडो, लेजर बेस्ड वेपन और असॉल्ट राइफल से लैस एक ऐसा रक्षा कवच है जो दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी खतरे को हवा में ही मार गिराने की ताकत रखता है। और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी हो रही है। टूरिज्म के लिहाज से तो यह बर्फबारी ठीक ठाक है, लेकिन किसानों के चेहरे इस वक्त उतरे हुए हैं, वो परेशान हैं। क्योंकि सेब की फसल के लिए जितनी बर्फ पड़नी चाहिए थी नहीं पड़ी, जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। किसानों का कहना है कि बर्फ से सेब के पेड़ों को पोषण भी मिलता है और ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का भी सफाई करता है, लेकिन इसके लिए जितनी बर्फबारी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। इस साल जनवरी में 84% और फरवरी की शुरुआती 11 दिनों में 51% कम बारिश हुई,
जिसका असर सेब की पैदावार पर पड़ना तय है। लिहाजा 5 से 6 हजार करोड़ की एप्पल इकोनॉमी वाले हिमाचल में किसान मायूस हैं। राज्य में कई ऐसे किसान हैं जिनकी रोजी रोटी सेब की फसल पर टिकी हुई है। अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दिक्कत यह भी है कि अगर हिमाचल में सेब की पैदावार पर असर पड़ा तो पूरे देश में सेब के दाम बढ़ सकते हैं। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी एक बार फिर आग उगलने लगा है। यह लंबे समय तक इनएक्टिव रहा, लेकिन पास में ही आए एक भूकंप ने 23 दिसंबर को इसे फिर से एक्टिव कर दिया। तब से रुक रुक कर लावा उगल रहा है। किलाउआ ज्वालामुखी में ताजा विस्फोट इसके समिट क्रेटर में हो रहा है, जो बहता हुआ हलेमाऊ क्रेटर तक पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल इससे किसी रिहायशी इलाके को खतरा नहीं है। हवाई की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने लोगों को ज्वालामुखी और इससे निकलने वाली गैस को लेकर अलर्ट किया है। एजेंसी का दावा है कि इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान निकलने वाली राख और गैस सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसके बावजूद ज्वालामुखी का विस्फोट देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। किलाउआ हवाई द्वीप पर सक्रिय 6 ज्वालामुखियों में शामिल है। ये 1983 से लगभग लगातार फटता रहा है। चीन के नए लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 8A ने दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत से पहली उड़ान भरी। इसकी मदद से कई सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया। चीन के लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 8A को डेवलप करने वाली चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ने दावा किया है कि लॉन्ग मार्च 8A अगली पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। उसकी उड़ान चीन के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। लॉन्ग मार्च 8A चीन के पुराने लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 8A का एडवांस एडिशन है। ये पिछले लॉन्च व्हीकल के मुकाबले ज्यादा पेलोड यानी वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसका इंजन भी काफी मजबूत बनाया गया है। हालांकि कोर और बूस्टर वही पुराने वाले हैं। चीन ने इसे सैटेलाइट को मिडिल अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए डेवलप किया है। यह 60 टन के पेलोड के साथ अंतरिक्ष में 700 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसका हेड भी इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट को जगह मिल सके। लिहाजा लॉन्ग मार्च 8A को कामयाब लॉन्चिंग को चीन बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहा है।